बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 277 एक साथ सुन चुके हैं और अब 278 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तुम्हारी कारकर्दगी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और उसी के लिए तुम्हें मिस्टर बेलफ्राजो से मुकाबला करना होगा जो यहाँ के कराटे इंस्ट्रक्टर हैं। मेरे लिए किसी मायर फाइटर को बुलाओ रैंडल। क्या किसी इंस्ट्रक्टर से मुकाबला करा के तुम मेरी तौहीन करना चाहते हो? वो बहुत पाए का लड़ाका है, रैंडल ने कहा। उससे मुकाबला करके तुम्हें भी लुत्फ आ जाएगा। मगर लुत्फ नहीं आ सका क्योंकि मुकाबले का फैसला पहले ही मिनट में हो गया था। मैंने कबील जुस्सा बेल फ्राजो को किसी खिलौने की मानद हवा में उछाल दिया था और वो 12 फीट की बुलंदी पर बने हुए अहनी प्लेटफॉर्म पर जा गिरा था। ओह, कमाल है, वाकई ही कमाल है, रैंडल की आवाज गूंजी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेलफ्राजो इस तरह भी शिकस्त खा सकता है। उसी वक्त बेलफ्राजो ने 12 फुट बुलंद आहनी प्लेटफॉर्म से मेरे ऊपर छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म की तरफ मेरी पुश थी और बेलफ्राजो का ख्याल होगा कि वो अकब से मुझ पर काबू पा लेगा। उसे ये मालूम नहीं था, अगरचे मैं उसे आंखों से नहीं देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौजूदगी को इस तरह महसूस कर रहा था जिस तरह आंखों से देखकर की जा सकती है। मैंने मुड़े बगैर अपनी कोनी उठा दी। उसका सीना पूरी कुव्वत से मेरी कोनी से टकराया और वो एक दिल खराश चीख मारकर उल्ट गया। मुझे अफसोस है मिस्टर रैंडल, बेलफ्राजो शायद अब तुम्हारे किसी काम ना आ सके। मैंने कहा, उसे जहन्नुम में झोंको। ये बताओ कि अब तुम्हारी समझ में आया कि अकब से हमला करके मार्शल आर्ट्स के माहिर का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। मार्शल आर्ट्स के माहिर का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल समझ गया, मैंने कहा, क्योंकि तुम अब पूरी तरह तैयार हो इसलिए अब तुम पर आखिरी अमल किया जाएगा। शख्सियत की तब्दीली के लिए गुज़िश्ता 6 माह में तुम जो खुराक इस्तेमाल करते रहे हो उसमें दवाएं शामिल होती थी, मगर हमने बहुत हल्की ताकत की दवाएं इस्तेमाल की हैं ताकि उनका कोई मनफी असर ना हो। अब सिर्फ 15 मिनट का काम बाकी रह गया है, तुम बिल्कुल बरक्स शख्सियत के मालिक हो जाओगे। रैंडल का जुमला खत्म होते ही एक दरवाजे से सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक हुसीनो जमील लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दवा से भरी हुई एक सिरिंज थी। अब मुजामत का वक्त आ गया था। अगर अब भी मुजामत ना करता तो शायद कभी ये मौका ना मिलता। मैंने अपना लाएअमल मुरत्तब करने के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और इसी दौरान मेरी निगाह ली कवान की निगाह से टकराई। उसकी आंखों में कोई खास बात थी जिसने मेरी कुव्वत मुजामत का गला घोंट दिया और मैं पहले की तरह पुरसुकून हो गया। नर्स बड़े इत्मीनान से चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगाकर चली गई। मेरे जिस्म में जैसे अंगारे भर गए थे, लेकिन ये कैफियत सिर्फ चंद सेकंड रही। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, इस कदर हल्का फुल्का कि मुझे बेवजनी का एहसास होने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इस ख्वाब के दौरान दरवाजा खुला, 2 अफराद अंदर दाखिल हुए और मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और आनी प्लेटफॉर्म की तरफ ले चले। मैं किसी बेजान खिलौने की तरह उनके साथ चल रहा था। आनी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां तय करके हम ऊपर पहुंचे जहां किसी दांत की एक सफेद चमकदार कुर्सी रखी थी। उसकी साख्त कुछ अजीब सी थी। मुझे उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसके बाद उन दोनों अफराद ने मेरे सर पर वो हेलमेट पहना दिया जो उस कुर्सी से मुंसलिक था। मेरा चेहरा तक उस हेलमेट से ढक दिया गया। फिर उनमें से एक शख्स बिजली के बोर्ड तक गया और एक स्विच ऑन कर दिया। हेलमेट के अंदर हल्के से जन्नाटे की आवाज उभरी और मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ने लगी। मैं शख्सियत की तब्दीली के आखिरी मरहले से गुजर रहा था। मेरी आंखें खुली हुई थी और मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, मगर मुझे अपने हाथ पैरों पर जरा भी काबू नहीं रह गया था। मैं अपनी मर्जी से अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। इस वक्त भी मेरे ज़हन के किसी बाईद तरीन गोशे में ये एहसास मौजूद था कि इस अमल से गुजरने के बाद मेरे नजरियात तब्दील हो चुके होंगे। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रहेगा, सियोनी मफादात का हामी हो जाएगा और उसके बाद जो कुछ होता उसका जिक्र करने का भी यारा नहीं था। फलस्तीन का सबसे बड़ा हामी इंतहाई खौफनाक मरहले से गुजर रहा था। एक मामूली सी कुताही तमाम कामों की रियादत पर पानी फेर देती है। ये मोतबर शख्स था, इसराइल का बड़े से बड़ा एजेंट। अरबों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था जो मैं आसानी से कर गुजरता। मेरा खास मुकाम था, मेरी आज़ादाना नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अगर तकरीब कारी पर उतर आता तो किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था। मैंने अरबों के लिए और यहूदियों के खिलाफ कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। मुझ पर कौन शुबा करता और मैं अपनों की पुश्त में खंजर घूमता रहता। वो दोनों अफराद अब भी मेरे दाएं बाएं मौजूद थे जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया था,
लीकवान नीचे खड़ा था और उसकी तवज्जो का मरकज मैं ही था। मुझे यकीन था कि मेरी इस बेबसी का मंजर तहजीब और बुढ़ तक भी पहुंच रहा होगा। उन दोनों पर यकीनन क़यामत गुजर रही होगी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और मैं तो खैर था ही बेबस। 6 माह की तरबियत के दौरान मैंने गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर ली थी। ऐसी गैर मामूली सलाहियतें जिनका आम लोग तो क्या, अक्सर जोडू कराटे के माहिर भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अपने दिलो दिमाग और हरकत सकनात पर मैंने गैर मामूली कंट्रोल हासिल कर लिया था। मेरा ख्याल था कि मैं अपनी क़ुव्वत इरादी के बल पर नजरियात की तब्दीली के इसी साइंटिफिक अमल को गैर मौसर बना दूंगा, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गलती पर था। मेरे अंदर मुज़ामत नाम की कोई शय बाकी नहीं रह गई थी। इंतहा दर्जे के करब और अजियत के ये लम्हात कितनी देर जारी रहे मुझे नहीं मालूम। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे एक उम्र गुजर गई हो, सदियां बीत गई हूं। वो जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, मैं तो एक रूहानी करब से गुजर रहा था। वो आगे का आजाब था। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो मुझे जरा भी तकलीफ ना होती। मालूम नहीं कितनी देर बाद ये अजियतनाक सिलसिला खत्म हुआ। बिजली का स्विच ऑफ करने के बाद मेरे सर से हेलमेट उतार लिया गया था। मुझे अपनी गर्दन ढुलकती हुई महसूस हुई और मैंने अपना सर कुर्सी की पुश से टिका दिया। वो दोनों अफराद अब भी मसरूफ अमल थे। एक शख्स ने कोई बहुत तेज स्पॉट लाइट जला दी थी जो बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और दूसरा शख्स एक स्प्रे गन उठा लाया था। मुझसे कोई 2 फीट के फासले पर रुककर उसने स्प्रे गन का बटन दबाया और मेरे चेहरे से किसी महलूल की फवार टकराई। मेरे पूरे जिस्म में ठंडक सराइत कर गई। एक अजीब किस्म की तमानियत और सरशारी का एहसास था जिसने मेरे पूरे सरापा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अली यार खान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? उस शख्स ने कहा जिसके हाथ में स्प्रे गन नहीं थी। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज नईफ और कमजोर थी। स्प्रे गन से खारिज होने वाली फवार मेरी पेशानी से टकरा रही थी। फलस्तीनियों के बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? उसने अगला सवाल किया। वो मजलूम है, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनसे उनकी जमीन छीन ली गई है और उन्हें बेवतन कर दिया गया है। ये गलत है, उस शख्स ने कहा। सही बात यह है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपनी जमीन बेची थी। मकबूजा फलस्तीन पर अब उनका कोई हक नहीं। अब फलस्तीनियों के बारे में अपना नजरिया बयान करो। उन्होंने अपनी जमीन फरोख्त कर दी थी, अब फलस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है। यहूदियों के बारे में तुम क्या कहते हो? यहूदी एक लालची कौम है, लालची और मक्कार। उनकी हरकतों की वजह से उन्हें दुनिया में रुसवाई का तोक पहना दिया गया है। यहूदी दुनिया की तमाम कौमों से अशरफ हैं। उनके आला औसाफ की वजह से उन पर इनामों इकराम किया गया है। यही वजह है कि दौलतमंदी और हुस्न के एतबार से कोई कौम उनकी हम पल्ला नहीं। अब बताओ, यहूदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? यहूदी कौम अपनी शराफत की वजह से दीगर तमाम अक़वाम से मुमताज है। मैंने कहा, हुस्न और दौलत में उनका कोई सानी नहीं। अक़वाम आलम की साजिशों के बायस यहूदी हमेशा किसी खित्ता ज़मीन से महरूम रहे, लेकिन अब वो अपने लिए ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। क्या तुम इस जिद्दोजहद में उनका साथ दोगे? मैं यहूदियों के खिलाफ होने वाली कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। इन्हें भी हक है कि अपने लिए कोई अलहदा खित्ता ज़मीन हासिल करें। मोशे हावर्ड के बारे में तुम्हारा नुक्ता नज़र क्या है? रैंडल बेहद ज़हीन आदमी है, मगर वो शातिर भी है। मैंने इतना ज़हीन शख्स कभी नहीं देखा, लेकिन ज़हीन होने के साथ साथ इस वक्त वो मेरा सबसे बड़ा हरीफ है। मोशे हावर्ड बिलाशुबा ज़हीन है, मगर ना तो वो शातिर हैं और ना फतीन है। वो तुम्हारे हरीफ भी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे हमदर्द और दोस्त हैं। क्या समझे? मोशे हावर्ड मेरे हरीफ नहीं, मैंने कहा, वो मेरे हमदर्द और दोस्त हैं। इसराइल के क़याम और उसके इस्तेहकाम की जिद्दोजहद के लिए तुम मोशे हावर्ड के शाना बिशाना शरीक रहोगे? हाँ, वसी और मजबूत तर इसराइल के क़याम के लिए मैं मोशे हावर्ड की हर मुमकिन मदद करूंगा। उसके साथ ही सवालों जवाब का सिलसिला इख्तिताम को पहुंच गया और मेरे चेहरे पर पड़ने वाली फुहार भी बंद हो गई। नजरियात की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका था। मेरा सर अब भी कुर्सी की पुश से टीका हुआ था और मैं आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मेरी हालत तेजी से बेहतर हो रही थी। चंद मिनट बाद मैंने आंखें खोल दी और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने यानी प्लेटफॉर्म पर मौजूद दोनों अफराद की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने मुझे नीचे चलने का इशारा किया और मैं सीढ़ियां तय करके नीचे हाल में पहुंच गया। लीकवान मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे बातन में झांकना चाहता हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो अली? हाल में रैंडल की आवाज गूंजी। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ डियर हावर्ड, मैंने कहा, और मैंने महसूस किया कि मेरा जवाब सुनकर लीकवान के चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां नजर आई थी। हमने बहुत मजबूर होकर तुम्हें इस अमल से गुजारा है। तुम जैसे बासलाहियत आदमी को जाया भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए तुम्हारे नजरियात की इस्लाह करना पड़ी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मोशे हावर्ड। मुझे अफसोस है कि मैंने माजी में कभी इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा।
एक गलत नजरिए के ताकुब में मैंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जाया कर दिया। ये एक बड़ा ज़ियां तो है, मगर तुम्हारे पास इसकी तलाफी का मौका भी तो मौजूद है। मुस्तकबिल के लिए सही लाए अमल का तयन करके तुम माजी की गलतियों का अदाला कर सकते हो। ये तो मुझे करना है मोशे हावर्ड है, लेकिन फौरी तौर पर मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें एक आध रोज आराम करो, उसके बाद तुम्हें कोई मुहिम सौंपी जाएगी। लीगवान ने मुझे चलने का इशारा किया और मैं उसके साथ चलता हुआ हाल में पहुंच गया जहां तहजीब और बूढ़ मौजूद थे। उन दोनों के चेहरों पर शिकस्त खुर्दगी की अलामात थी। तहजीब ने पहले मेरी तरफ और फिर उसकी तरफ देखा। ये जो नुकसान हुआ है मास्टर, कभी इसका अजाला भी हो सकेगा? तहजीब ने कहा। उसके लहजे में गहरा कर्ब था। लीगवान ने तहजीब के शाने को खोले से थपक कर उसे बाहर चलने का इशारा किया और हम सब बाहर निकल आए। तहजीब और बूढ़ के तासरात ने फिजा को सुगवार कर दिया था, मगर मैं बड़ी बेपरवाही से इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। आदमी का यकीन अगर पुख्ता हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, लीगवान ने तहजीब से कहा और 12 नंबर की तरफ बढ़ गया। तहजीब उसे खाली खाली नजरों से देखती रह गई थी। यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा, मैंने तहजीब से कहा और वो चौंक कर आगे की तरफ चल पड़ी। चाय पिलवाओ बूढ़। 11 नंबर में पहुंचकर मैंने इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए कहा और बूढ़ ने बिजली का हीटर जला दिया। सच बताओ अली, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि तुम कितने बड़े नुकसान से दो चार हो गए हो? तहजीब ने बड़ी अफसुर्दगी से कहा। मैंने हैरत से तहजीब की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो तहजीब? मैं तो किसी नुकसान से दो चार नहीं हुआ। इन लोगों ने तुम्हारे नजरियात तक तब्दील कर दिए और तुम कहते हो कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मेरे नजरियात तब्दील नहीं हुए तहजीब, बस ये है कि बाद बातें मेरे ज़हन में साफ नहीं थी, अब वो साफ हो गई हैं। मसलन ये कि यहूदी दुनिया की तमाम तर कौमों से बरतर हैं। तहजीब ने तंदिया लहजे में कहा। इसमें क्या शुबा है, मैंने तहजीब के तंदिया लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा, और इनकी दौलतमंदी और हुस्न इसका मुंह बोलता सबूत है। अगर तुम्हारे नजरियात का यही रुख रहा तो मैं तुमसे कता ताल्लुक कर लूंगी। तहजीब भी फर गई। मैं तुमसे इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करूंगा। इतने बड़े फैसले उजलत में नहीं किए जाते। तुमने अपना मिशन तरक कर दिया, फलस्तीन से मुंह मोड़ लिया। क्या ये बड़ा फैसला नहीं है? तुमने फैसला करने में क्यों उजलत की? मैं गलती पर था। फलस्तीनियों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। किसने उनको अपनी जमीन फरोख्त करने को कहा था? उन्होंने जो जमीन बगैर किसी दबाव के अपनी खुशी से फरोख्त की है, अब उन्हें इस जमीन पर अपना हक जिताते शर्म नहीं आती? क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो? क्या ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं थी? सब कुछ इल्म होने के बावजूद तुम क्यों उनकी तरफदारी कर रहे हो? इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं गलती पर था और मोशे हावर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा जाविया दुरुस्त कर दिया। मुझे जरूर कोई ऐसा गुनाह हुआ है अली जिसकी सजा मुझे मिल रही है, तहजीब ने रंजीदगी से कहा। पहले हम बिछड़ गए, एक तवील अरसे बाद मिले तो ये आफत टूट पड़ी। कोई आफत नहीं टूटी तहजीब, जरा ठंडे दिल से गौर करो। जज्बाती अंदाज में सोचने से आदमी कभी सही फैसले पर नहीं पहुंच सकता। जज्बाती अंदाज में तो मैं भी सोचता हूँ चीफ, बूढ़ ने मेरे सामने चाय की प्याली रखते हुए कहा। ये अलग बात है कि मेरी जज्बातियत तुम दोनों तक ही महदूद है। आदमी खुद को किसी और से वाबस्ता करे तो बहुत से मसाइल से जान छूट जाती है। मैंने कहा, मैंने भी तो खुद को तुमसे वाबस्ता किया था अली, लेकिन क्या निकला? तुमने मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माजी को भी आवाज नहीं दे सकती। माजी को तो कोई भी आवाज नहीं दे सकता तहजीब। वक्त गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आता। ये तो कातिबे तकदीर का फैसला है कि जो वर्क उल्ट गया वो उलट गया। ये वो आमोख्ता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। हर गुजरता लम्हा एक नया बाब रकम करता हुआ चला जाता है। मैं सोचता हुआ ज़हन रखती हूँ अली, सही और गलत मैं खुद भी फैसला कर सकती हूँ। तुमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें तुम्हारा साथ देने से मैं माजूर हूँ। अगर मुझे फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक होता तो जरूर कहता कि वो जो तुमने मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे वो क्या हुए। मैंने तंदिया लहजे में कहा, लेकिन मुझे डायलॉग बोलने का शौक नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। सब कुछ कह के भी तुम कुछ नहीं कहते और सब कुछ करके भी मासूम के मासूम ही रहते हो। तुम्हारी वजह से हम अफराद पर क़यामत गुजरती है तो गुजरती रहे, तुमसे मतलब। मैडम, बूढ़ के लहजे में तंबी थी। चीफ से बात करते हुए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि चीफ नॉर्मल है। ये क्या बकवास है? मैं भड़क गया। क्या मैं पागल हो गया हूँ या मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या समझकर ये बात की? नाराज क्यों हो रहे हो चीफ? चाय पियो, ठंडी हो रही है। मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाई है। मोहब्बत के बच्चे मुझे बेवकूफ बनाता है। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अली, तहजीब के लहजे में सरदंश थी। इसने तुम्हें ऐसी कौन सी बात कह दी कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? तुम बीच में मत बोलो तहजीब, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। ये मुझे बेवकूफ बनाता है, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करूंगा। मैं उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम्हें गलतफहमी हुई है चीफ, बूढ़ ने सहम कर कहा। बूढ़ तो तुम्हें अकल का कुल समझता है, ना समझता होता तो तुम्हारे दर पर ना पड़ा रहता।
तू झूठ बोलता है। मैं धाड़ा, तू अपने अलावा किसी और को अकेले कुल नहीं समझता। जो जी चाहे कह लो, मगर बुढ़ पर इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाओ। बुढ़ ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। देखा, मैं तहजीब की तरफ पलटा। मुझसे ज्यादा जबान चला रहा है। मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ, गोया मैं झूठा हूँ। अली प्लीज खुद पर काबू पाने की कोशिश करो, तुम अपने आप में नहीं हो। मैं होंठ भींचे बुढ़ की तरफ बढ़ रहा था। बुढ़ बुरी तरह सहमा हुआ था। मुझे बुढ़ की तरफ बढ़ते देखकर तहजीब झपटती हुई मेरे करीब आई और मुझे बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगी। होश में आ जाओ अली, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से उसे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मैंने तहजीब की तरफ देखे बगैर अपना वो हाथ झटका जो तहजीब ने पकड़ रखा था। तहजीब एक झटके से उछलकर पलंग पर जा गिरी। तहजीब का असर देखकर बूढ़ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भागने के लिए इधर उधर देखा, मगर उसके फरार होने की राहें मसदूद हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो चीफ, बूढ़ आजिज़ी से बोला। आइंदा तुम्हारी शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर हाथ बढ़ाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे जोरदार झटका देकर छोड़ दिया। बूढ़ ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर उसका तवादन बिगड़ गया था। वो मुखालिफ सिमत वाली दीवार के पास फर्श पर जा गिरा। अगर उसने हाथ ना टेक दिए होते तो उसका सर फर्श से टकरा गया होता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अली। तहजीब उछलकर खड़ी होगी। अब अगर तुमने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे मुकाबले पर आना पड़ेगा। खुदा के वास्ते मैडम, तुम खामोश रहो। बूढ़ ने सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बूढ़ तो एक वफादार कुत्ता है। मुझे कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी वजह से उसके मालकान आपस में झगड़ पड़े। अगर तुम लोगों का ख्याल ये है कि मैं तुम्हारी ड्रामाई बातों से मुतासर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। यहाँ क्या हो रहा है? अचानक दरवाजे की तरफ ली कुआन की दबंग आवाज सुनाई दी और मैं दरवाजे की तरफ घूम गया। कोई खास बात नहीं है मास्टर, मैंने बेपरवाही से कहा। हम जरा आपस के मामलात तय कर रहे थे। अली गलत बयानी से काम ले रहा है मास्टर, तहजीब ने तेजी से कहा। या तो अली का दिमाग उल्ट गया है या इस पर कोई दौरा पड़ा है। मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल दुरुस्त है मास्टर, बेअकल करार देने की कोशिश कर रही है। मैं गलत कह रही हूँ तो ये क्या है? तहजीब ने बूढ़ की तरफ इशारा किया जो फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। क्या बूढ़ को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो? ली कुआन ने सर्द लहजे में कहा। मैंने इसे सजा दी है मास्टर, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है वो इसलिए नहीं सिखाया कि इसे कमजोरों पर इस्तेमाल करो। ये मेरा मातहत है मास्टर, मैंने उसीले लहजे में कहा। और मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि मेरे मातहत मुझसे बदतमीजी करें। ये तुम्हारा मातहत है और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैंने सर झुका लिया और तहजीब कहने लगी। अली को क्या हो गया है मास्टर? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। तुम्हारे यकीन में दरारें आ चुकी हैं बेबी, ली कुआन ने कहा। अपने दिल को आईने की तरह शफाफ रखो, तुम्हें कोई तस्वीर धुंधली नजर नहीं आएगी। मेरा यकीन अब भी पहले की तरह है मास्टर, मैं अली में इतनी बड़ी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी बच्ची, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे मास्टर, लेकिन ये वो अली नहीं, ये तो कोई अजनबी है। उजाले हमेशा तारीकियों के हकम में होते हैं, ली कुआन ने कहा। रोशनी की किरण हमेशा अंधेरे से फूटती है। बाद रातें बहुत तवील होती हैं मास्टर, सुबह का इंतजार करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ महसूस होने लगता है। जो लोग थक कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलती। सफर का तसलसल तो बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर देना चीफ, बूढ़ ने मेरे नजदीक आकर धीमी आवाज में कहा। तुम मुझे बहुत मुश्किल काम करने की तलकीन कर रहे हो मास्टर, तहजीब ने कहा। ताम इस सदमे को बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। अगर तुमने बूढ़ को माफ ना किया तो बूढ़ कभी खुद को माफ नहीं करेगा, बूढ़ ने मुझसे कहा। शरीके जिंदगी शरीके सफर भी होता है, ली कुआन बोला। तुम्हें अली के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैंने ली कुआन की निगाह बचाकर बूढ़ को घूरा और वो हड़बड़ा कर खामोश हो गया। मैं तुम्हें अपने बाप की जगह समझती हूँ मास्टर, मुझे जो भी मशवरा दो ये समझ लेना कि मैं, तहजीब की आवाज भर्रा गई। काश तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसे सिर्फ जबानी ये मशवरा ना देता बल्कि उसे इस पर अमल करने के लिए भी मजबूर करता। मुझे तुम पर भरोसा है मास्टर, बेफिक्र रहो। आज के बाद मैं भी वही राह अपनाने की कोशिश करूंगी जो मैं जबर का कायल नहीं हूँ मास्टर, मैंने बुलंद आवाज से कहा। खुद को किसी पर मुसल्लत करना गवारा नहीं कर सकता। तुम खामोश रहो, ली कुआन ने मुझे झिड़क दिया। जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ना हो उसमें दखल मत दिया करो। तब तो मैं चीफ के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, बूढ़ ने कहा। चीफ मुझे पसंद नहीं करते मगर मैं इनका पीछा नहीं छोड़ता। सुन लिया तुमने, ली कुआन बोला। तुम्हारे बारे में तुम्हारे मातहत के क्या नजरियात हैं? इन लोगों ने अकल से काम लेना छोड़ दिया है और जज्बात की रूह में
बह गए हैं। मेरे पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है। जज्बात की रूह में बहने की वजह से ही ये तुम्हारे साथ थे। अब इन्होंने अकल से काम लेना शुरू किया है, तब भी तुम्हें बुरा लगने लगा है। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मास्टर कि मैं लोगों की ख्वाहिश के सामने सर तस्लीम खम कर दूं? कमाल ये नहीं है कि दूसरों से अपनी बात जोर से मनवाई जाए, कमाल तो ये होता है कि दूसरे खुद तुम्हारी बात मान लें। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा मास्टर जब ये लोग खुद मेरी बातें तस्लीम करना शुरू कर दें, मैंने कहा और मेरे लहजे में हल्की सी तलखी थी जिसे ली कुआन ने महसूस कर लिया। वक्त का इंतजार बाद में करना, इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं ली कुआन के साथ बाहर निकल आया। मैंने पहले ही तुम्हारी दानत तस्लीम कर ली थी। रास्ते में ली कुआन ने मुझसे कहा, आज भी मुझे यकीन है कि तुमने जो कुछ किया किसी खास मकसद के पेश नजर ही किया होगा। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। ली कुआन को उसकी बातों का जवाब ना देना ही बेहतर था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 12 नंबर में पहुंचने के बाद ली कुआन ने कहा, हमें जबान से अपने जज्बात की इज़हार की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ली कुआन को गौर से देखा। तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, मैंने कहा, मगर मैं नहीं समझ सका कि आज इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई। तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, मैंने कहा, मगर मैं नहीं समझ सका कि आज इसकी कैसे जरूरत पेश आ गई। ली कुआन ने एक तवील सांस ली। आज मैं तुम में महसूस कर रहा हूँ। तमाम तरह एतमाद के बावजूद मैं डर रहा था क्योंकि आखिरी मरहला बहुत सख्त था। तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है मेरे बच्चे। तुम पर काबू पाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा। मैं भी यही महसूस करता हूँ मास्टर। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है वो तुम्हारे लिए एक इजाफी हथियार तो है, लेकिन ये कहना गलत है कि तुम इन फनून के मोहताज हो। मेरा ख्याल है तुम पहले भी नाकाबिले तस्खीर थे, इसलिए इतनी आसानी से मुझे आवड़ के चुंगल में फंस गया था। कभी ऐसा भी होता है मेरे बच्चे, ली कुआन बोला, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, बल्कि तुमने सही फैसला करके अपनी सलाहियतों में इजाफा ही कर लिया है। ओहो, अचानक मैं चौंक पड़ा। मुझे ख्याल ही नहीं रहा मास्टर, तुमने बेलफरेजू से मेरी फाइट पर कोई तबसरा नहीं किया। ली कुआन ने बुरा सा मुंह बनाया। वो स्पेनी, उसे क्या मालूम मार्शल आर्ट्स क्या चीज है। इस तरह तो मत कहो मास्टर, अगर वो कराटे इंस्ट्रक्टर है कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। यहाँ आने वाले तमाम इंस्ट्रक्टर गधे होते हैं, ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर कोई स्पेनी मार्शल आर्ट से किस तरह वाकिफ हो सकता है? स्पेन का कोई बाशिंदा मार्शल आर्ट से वाकिफ नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान का बाशिंदा क्यों कर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो मास्टर ली कुआन का शागिर्द है तो मार्शल आर्ट से जरूर वाकिफ होगा। तुम तो मेरी उम्मीदों पर ओस डाले दे रहे हो। बेलफरेजू अनाड़ी है तो मेरा कारनामा क्या रह गया? मैंने मायूसाना अंदाज में कहा। तुम्हें तरबियत के लिए जितना कम अरसा मिला है उसके पेशे नजर तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त है, तुम मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हो। मैंने कहा ना कि इतने कम अरसे में तरबियत हासिल करने के बाद इससे ज्यादा तवक्को भी नहीं की जा सकती। अच्छा ये बताओ, बेलफरेजू के बजाय मेरे मुकाबले पर अगर मार्शल आर्ट से वाकिफ शख्स होता तो क्या होता? जितने गलत तरीके से तुमने बेलफरेजू पर हमला किया था, अगर मार्शल आर्ट्स जानने वाले किसी शख्स पर करते तो कम से कम अपने पैरों पर चलने के काबिल तो हरगिज़ ना रहे होते। क्या कह रहे हो मास्टर? मैंने हैरान होकर कहा। अगर वो मार्शल आर्ट से नावाकिफ है तो यहाँ इंस्ट्रक्टर किस तरह हो गया? उसे यहाँ आए हुए चंद रोज ही हुए हैं, ली कुआन बोला। मुझे यकीन है कि किसी गलतफहमी की बिना पर उसे इंस्ट्रक्टर की हैसियत से यहाँ भेज दिया गया है, वरना वो इस काबिल नहीं है। ये बात तुम महज इसलिए कह रहे हो कि मैंने उसे बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी, मैंने हंसकर कहा। नहीं, ली कुआन गुस्सीले लहजे में बोला। बेलफरेजू स्पेनी है, वो बेल फाइटिंग का माहिर तो हो सकता है मगर मार्शल आर्ट्स का माहिर नहीं हो सकता। तो क्या ख्याल है बेलफरेजू को उस मैदान में शिकस्त ना दी जाए जिसका वो माहिर है? तुम बेलफरेजू को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? ली कुआन ने चिढ़ कर कहा। वो किसी मैदान में भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अब तो वाकई नहीं कर सकता। उसके सीने पर मैंने जो जरब लगाई है वो तुम्हारा कमाल था। ली कुआन ने मेरी बात काट दी। मुझे तुमसे इतनी महारत की तवक्को नहीं थी। ताम तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि बेलफरेजू तुम्हारी उस जरब से बेकार हो गया होगा। वो कौन से लगाई गई जरब थी मास्टर? बेलफरेजू को छठी का दूध याद आ गया होगा। सीने की तकलीफों से कभी सुकून नहीं लेने देगी। ऐसा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन था जब उसे बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेलफरेजू को उसी वक्त वहाँ से ले जाया गया था और कल सुबह तुम उसे फिर मैदान में मौजूद पाओगे। तुम्हारी इस बात पर मैं हैरत जाहिर करने के सिवा क्या कर सकता हूँ? मैंने शाने उचकाए। तिब की दुनिया ने वैसे भी बहुत तरक्की कर ली है
और फिर मौजे आबिद की ज़ेरे निगरानी बाद ऐसी दुआएं तैयार कर ली गई हैं जिनकी तासीर पर मुश्किल ही से यकीन आता है। मुमकिन है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर बेल फेरादू वाकई ही बेल फाइटर है तो मैं उसे बेल फाइटिंग में मुकाबले की दावत जरूर दूंगा। बेल फेरादू बेल फाइटिंग का कितना ही माहिर क्यों ना हो, एक वक्त में 2 से ज्यादा भैंसों का मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्वान ने कहा। और तुम चूंकि ली क्वान के शागिर्द हो इसलिए एक वक्त में 4 भैंसे मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा और बेल फेरादू का कोई जोड़ नहीं, इसलिए मेरा मशवरा है कि उसे भूल जाओ। हम तो यूं गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वाकई बेल फाइटिंग के फन से भी वाकिफ हो। हम तो यूं गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे तुम बेल फाइटिंग के फन से भी वाकिफ हो, मैंने कहा। मेरे ख्याल में बेल फेरादू बेल फाइटिंग की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं होगा। बेलफास्ट के स्पेन का कौमी खेल सही, लेकिन ये जरूरी है कि स्पेन का हर बाशिंदा बेल फाइटिंग जानता हो। बेल फाइटिंग स्पेन का कौमी खेल है, स्पेन का हर शख्स इस खेल में दिलचस्पी रखता है और बेल फेरादू के बारे में मैं जाती तौर पर ये जानता हूँ कि वो इस खेल का माहिर है। पहले तो तुमने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया, मैंने मशकूक लहजे में कहा। पहले ऐसा कोई मौका नहीं आया और फिर बेल फेरादू को यहाँ आए हुए चंद रोज से ज्यादा भी तो नहीं हुए। मैं सोच में पड़ गया। ली क्वान गलत बयानी नहीं करता था। अब वो कह रहा था कि बेल फेरादू बेल फाइटिंग का माहिर है तो वो जरूर होगा। सवाल ये था कि क्या उसका मुकाबला मैं कर सकूंगा। क्या तुम्हें मालूम है कि उसने बेल फाइटिंग कब सीखी थी? कुछ देर सोचने के बाद मैंने ली क्वान से पूछा। हाँ मुझे मालूम है, ली क्वान बोला। बेल फेरादू बचपन ही में बेल फाइटिंग का शौकीन था। 12 साल की उम्र में उसने फाइटिंग सीखनी शुरू कर दी थी और 18 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते वो इस खेल का माहिर हो चुका था। 4 साल के अंदर स्पेन का कौमी चैंपियन बन चुका था। फिर अचानक उसका रुझान तब्दील हुआ और उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। लेकिन इस जजीरे में भैंसे कहाँ से आएंगे, मैंने कहा, और बगैर भैंसों के बेल फाइटिंग किस तरह हो सकेगी? तुम बेल फेरादू से मुकाबला करने के लिए बहुत बेचैन हो, ली क्वान ने बैरी खेज लहजे में कहा। आदमी जब कोई सीखता है तो उसका मुजाहरा करने के लिए बेचैन भी होता है। ये बात नहीं है मास्टर, मैंने संजीदगी से कहा, बल्कि मैं अपनी फतेह और उसकी शिकस्त की तकमील का ख्वाह हूँ। ली क्वान के जवाब देने से कबल ही दरवाजे पर दस्तक हुई और बूढ़ अंदर आया। मैं मगल तो नहीं हुआ, मैंने दखल अंदाजी तो नहीं की। उसने सहमे हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर नागवारी के तासरात फैल गए, जबकि ली क्वान के होंठों पर शफीक मुस्कुराहट बिखर गई थी। आज से पहले तो तुमने ऐसी इफरीद नहीं बरती, ली क्वान ने नरम लहजे में कहा। फिर आज तुम्हें क्या हुआ? मैंने सोचा चीफ कहीं नाराज ना हो जाएं, बूढ़ ने झिझकते हुए कहा। वो अब भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरी तरफ देखकर बात करो, ली क्वान ने तहमकाना लहजे में कहा। मेरे सामने तुम्हारे चीफ की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो चीफ है तो तुम्हारा होगा। मैं बेपरवाही से शाने झटक खिड़की से बाहर देखने लगा। ली क्वान की बातें सुनने के बावजूद बूढ़ का खौफ रफा नहीं हुआ था। बात दरअसल ये है, बूढ़ ने हिचकिचाते हुए कहा, कि मैडम चीफ से मिलना चाह रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ली क्वान बिगड़ गया क्या? अब अरे इतना अहम आदमी हो गया है कि तुम लोगों को उससे मिलने के लिए इजाजत की जरूरत पेश आने लगी? बूढ़ बुरी तरह गड़बड़ा गया। मैडम कह रही थी कि देखा वो चीफ का मूड कैसा है, बूढ़ ने तेजी से कहा। ली क्वान तहकीर अमेज अंदाज में हंसा। मैं बिगड़े हुए मूड ठीक करने का माहिर हूँ। तहजीब से कहना, जब तक ली क्वान जिंदा है उसे अली से खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। बूढ़ ने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं जानता था कि वो किस बात पर हैरान हो रहा है। उसने कभी मुझे किसी से दबते हुए नहीं देखा था। मेरे मातहत मुझे हमेशा एक नंबर देखने के ख्वान रहते थे और बूढ़ को तो मुझसे वालिहाना लगाव था। वो शायद मुझसे ये तवक्को कर रहा था कि मैं ली क्वान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूँ। मुझसे जरा तमीज से बात करना, क्योंकि मेरा नाम अली यार खान है और मैं 2 मिनट के अंदर आदमी को सीधा कर दिया करता हूँ। मैंने ओली बावड़ जैसे शैतान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। हर कदम पर उसे शिकस्त से हमकिनार किया। मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ और हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहूंगा। तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है? तुम एक नई वो नज़ार बूढ़े होकर मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। तुम तो मेरा एक हाथ भी सार नहीं सकोगे। मगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैं उससे ये सब कुछ किस तरह कह सकता था? वो मेरा उस्ताद था, अपने फन में यकता, और मैं दिल से उसकी अजमत और बरतरी का कायल था। मैं उसकी तौहीन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मुझे जो कुछ सिखाया था कोई और शायद पूरी उम्र में ना सिखा पाता।
बज़ाहिर उसने मेरी तहकीर की थी, लेकिन उसकी किसी बात से मेरी तहकीर नहीं हो सकती थी। यहाँ तो मामला ये था कि उसके सामने सर तस्लीम खम करने से यूं महसूस होता था जैसे मेरे कद में इजाफा हो गया हो। वो मेरी खाल की जूतियां बनाकर फरोख्त कर देता, तब भी मैं उफ तक न करता। आखिर वो मेरा उस्ताद था, मैं तहजीब से नहीं मिलूंगा, मैंने बुलंद आवाज से कहा और लीकवान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई कि तुमने मेरे हुक्म से सरताबी की? लीकवान गुर्राया। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ? मुझे अंदाजा है लीकवान, मैंने दबंग लहजे में कहा, और मुझे तुम्हारे हाथों अपनी दुर्गत बनवाना मंजूर है, मगर मैं अपने नजदीक इसराइल के किसी दुश्मन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता।